प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 2024 के मैनिफेस्टो और भारत के विकास के दृष्टिकोण का पूरा सार दिया गया है। तो चलिए सीधे इस स्रोत के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। हाँ, बताइए। अमूमन जब हम किसी भी मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है? रोजगार, महंगाई या फिर टैक्स छूट से, है ना? हाँ, आमतौर पर यही होता है, बुनियादी आर्थिक मुद्दे। स्रोत में सबसे ऊपर जिक्र है वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड और इंडियन जुडिशियल कोड का। ये प्राथमिकता अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। कैसा संकेत? स्रोत के हिसाब से आर्थिक या सामाजिक विकास की कोई भी इमारत तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक कि उसकी कानूनी नींव एक समान न हो। अच्छा, मतलब एकरूपता या यूनिफॉर्मिटी? एग्जैक्टली। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के सिद्धांत को ही लें तो इसका सीधा कनेक्शन हमारी प्रशासनिक ऊर्जा से है। वो कैसे? देखिए, वर्तमान में भारत की चुनाव प्रणाली कैसी है? ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कभी इस राज्य में चुनाव, कभी उस जिले में, तो कभी पंचायतों में। हाँ, हर वक्त कहीं ना कहीं वोटिंग चली रही होती है। और इसके कारण बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। किसी राज्य की विधानसभा अभी शुरू हुई है तो किसी का कार्यकाल बस खत्म ही होने वाला है। बिल्कुल। तो इन सभी गियर्स को एक साथ सिंक करने की ये जो प्रशासनिक चुनौती है, ये जमीन पर कैसे काम करेगी? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल तो है। स्रोत के अनुसार भारी संवैधानिक संशोधनों की जरूरत होगी। मतलब कुछ राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना होगा और कुछ का कार्यकाल थोड़ा बढ़ाना होगा। तो फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया जा रहा है? इसके पीछे तर्क क्या है? तर्क बहुत सीधा है, पॉलिसी पैरालिसिस और चुनाव की लागत को कम करना। अच्छा। जब चुनाव हर साल होते हैं तो सरकारें ना लंबी अवधि की नीतियां बनाने से बचती हैं। उनका ध्यान सिर्फ शॉर्ट टर्म लोक लुभावन फैसलों पर होता है। हाँ, ताकि अगले चुनाव में वोट मिल सके। एग्जैक्टली। एक साथ चुनाव कराने का दावा ये है कि इससे सरकार को 5 साल तक बिना किसी चुनावी रुकावट के काम करने का मौका मिलेगा और जो सरकारी मशीनरी है वो चुनाव कराने के बजाय विकास पर फोकस कर पाएगी। समझ गया। और मुझे लगता है कि इसी यूनिफॉर्मिटी का सिद्धांत हमें स्रोत के दूसरे बड़े वादे में भी दिखता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी। बिल्कुल, यूसीसी भी उसी धागे से जुड़ा है। भारत जैसे विविधता वाले देश में जहां अलग-अलग धर्मों के अपने पारिवारिक कानून हैं, वहां विवाह, तलाक या विरासत के नियमों को एक सांचे में ढालना, कानूनी नजरिए से ये हमारी न्याय प्रणाली को कैसे बदलेगा? देखिए, अभी क्या होता है कि हमारी अदालतें सिर्फ एक कानून को नहीं देखती। उन्हें हर मामले को अलग-अलग धार्मिक पर्सनल लॉज के चश्मे से देखना पड़ता है, जिससे कंफ्यूजन बढ़ता होगा। बहुत ज्यादा। न्यायिक प्रक्रिया जटिल हो जाती है और मुकदमों के निपटारे में सालों लग जाते हैं। यूसीसी का प्रस्तावित ढांचा इसी जटिलता को खत्म करने पर केंद्रित है। स्रोत के अनुसार इसका उद्देश्य सभी के लिए एक समान नागरिक नियमावली बनाना है। तो इससे अदालतों का समय बचेगा? हाँ, इसके पीछे की कानूनी परिकल्पना यही है कि जब नियम एक होंगे तो अदालती प्रक्रिया तेज होगी और खासतौर पर संपत्ति और विवाह के मामलों में लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी सुनिश्चित की जा सकेगी। और शायद यही सेम लॉजिक इंडियन जुडिशियल कोड पर भी लागू होता है, मतलब पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानून जैसे इंडियन पीनल कोड को हटाना। बिल्कुल। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या ये सिर्फ पुराने नामों को बदलकर नए नाम रखने की कवायद है या वाकई न्याय वितरण प्रणाली में कोई ठोस बदलाव होगा? नहीं, ये महज नाम बदलना नहीं है। आप खुद सोचिए, पुराने ब्रिटिश कानून कब बने थे? बहुत पहले, शायद 1860 के आसपास। हाँ, और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? शासन करना और विद्रोह को दबाना। इसीलिए उनमें राजद्रोह जैसी चीजें थीं। सही कहा। लेकिन आज के साइबर क्राइम या डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड का उनमें कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि तब वो थे ही नहीं। नए जुडिशियल कोड का उद्देश्य अपराध की आधुनिक परिभाषाएं तय करना और डिजिटल सबूतों को मान्यता देना है। मतलब पूरे सिस्टम को आज के हिसाब से अपडेट करना। एकदम सही। न्याय की गति बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो चलिए, व्यवस्था के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को तो हमने अपडेट कर दिया, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। क्या? सिस्टम अपडेट तो हो गया, लेकिन अगर उस सिस्टम को यूज करने वाले आम लोगों के पास बुनियादी संसाधन ही ना हो, तो उस अपडेट का जमीनी असर क्या होगा? बहुत ही वाजिब सवाल है, जो हमें स्रोत के दूसरे अहम हिस्से की तरफ ले जाता है, ग्रास रूट वेलफेयर या जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण। हाँ, और स्रोत का यह हिस्सा बड़े संस्थागत सुधारों से निकलकर सीधे आम घरों की रसोई और खेतों तक पहुंचता है। बिल्कुल, मैंने देखा कि इसमें महिलाओं के लिए
विमेन रिजर्वेशन एक्ट और गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली और पाइप वाली एलपीजी की बात की गई है। साथ ही किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाने की गारंटी भी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। मुझे भी ऐसा ही लगा। मतलब यहाँ नीतियां दो एकदम अलग स्तरों पर एक साथ चल रही हैं। हाँ। एक तरफ तो गैस सिलेंडर और बिजली जैसी नितांत बुनियादी जरूरतें हैं। हाँ। और दूसरी तरफ नारी शक्ति वंदन एक्ट के तहत सीधे संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण जैसी उच्च स्तरीय राजनीतिक भागीदारी। इन दोनों के बीच लिंक क्या है? इन दोनों के बीच का लिंक बहुत ही गहरा है। इसे हम टाइम पॉवर्टी या समय की गरीबी के सिद्धांत से समझ सकते हैं। टाइम पॉवर्टी, जरा इसे समझाइए। देखिए, एक ग्रामीण महिला को सोचिए जो दिन के 4-5 घंटे सिर्फ खाना पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने या दूर से पानी भरकर लाने में लगा देती है। उसका आधा दिन तो इसी में चला गया। बिल्कुल। तो उस महिला के पास शिक्षा या कोई आर्थिक काम करने या पंचायत की मीटिंग में जाने का समय और ऊर्जा कहाँ से आएगी? अरे तो मतलब मुफ्त बिजली और पाइप वाली गैस ये सिर्फ कोई सुविधा नहीं है, बल्कि उस महिला के समय को आजाद करने का तरीका है। एग्जैक्टली। ठीक यही इस नीति का मैकेनिज्म है। जब आप पाइप वाली एलपीजी देकर उसका समय बचाते हैं और उसके स्वास्थ्य को चूल्हे के धुएं से बचाते हैं, तब आप दरअसल उसे आर्थिक और सामाजिक रूप से एक्टिव होने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। क्या बात है। और जब वो महिला सशक्त होती है, तभी तो विमेन रिजर्वेशन एक्ट या नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसे नीति निर्माण की मेज पर बैठने का असली अधिकार देता है। मतलब स्रोत ये स्थापित कर रहा है कि राजनीतिक शक्ति तभी काम किए जब जमीन पर बुनियादी आर्थिक बाधाएं खत्म हो चुकी हों। बिल्कुल सही पकड़े आप। और मुझे लगता है यही आर्थिक सुरक्षा वाला तर्क किसानों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी में भी दिखता है। 100%। क्योंकि कृषि तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर कदम पर अनिश्चितता है। मौसम खराब हो जाए या बाजार गिर जाए। हाँ, कृषि बाजार में प्राइस सिग्नल बहुत तेजी से बदलते हैं। मान लीजिए किसी साल प्याज या टमाटर की बम्पर पैदावार हो गई, तो बाजार में उसकी कीमतें एकदम जमीन पर आ जाती हैं। बिल्कुल, जिससे किसान को भारी नुकसान होता है। एमएसपी एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। शॉक एब्जॉर्बर, हाँ। मतलब झटके सहने वाला। हाँ, जब स्रोत में एमएसपी बढ़ाने और उसकी गारंटी देने की बात की गई है, तो इसका मतलब है किसान की आय के लिए एक फ्लोर प्राइस या न्यूनतम आधार तय करना। अच्छा, ताकि उसे कम से कम इतना तो मिलेगा ही। एग्जैक्टली। जब किसान को ये पता होता है कि उसे उसकी फसल का एक निश्चित मूल्य मिलेगा, तो वो जोखिम लेने से नहीं डरता। वो नई तकनीक अपनाएगा, बेहतर बीज खरीदेगा। और इससे पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर बढ़ती है। तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि चाहे महिलाओं का समय बचाना हो या किसानों को बाजार के झटकों से बचाना हो, ये नीतियां घरेलू अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का दावा कर रही हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अब जब नींव मजबूत हो गई है, तो स्रोत का दायरा अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, अब हम ग्लोबल लेवल पे जा रहे हैं। बिल्कुल। यहां से हम वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के क्षेत्र में आते हैं। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वादा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य और उत्तर तथा पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेन नेटवर्क का विस्तार। और देखिए, ये तीनों लक्ष्य अलग अलग नहीं है। ये एक ही आर्थिक इंजन के अलग अलग पुर्जे हैं। एक ही इंजन के? वो कैसे? इसका सीधा कनेक्शन है बुनियादी ढांचे, खास तौर पर हाई स्पीड रेल नेटवर्क और अर्थव्यवस्था के आकार के बीच के गणित से, जिसे हम अर्थशास्त्र में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट या माल ढुलाई की लागत कहते हैं। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। पर मैं सोच रहा था, बुलेट ट्रेन का विचार तो अक्सर सिर्फ एक आधुनिक और तेज यात्रा के साधन के रूप में देखा जाता है। हाँ, आम धारणा यही है। तो क्या महज तेज ट्रेनें चलाने से कोई देश ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? इस पूरी योजना के पीछे का असली अर्थशास्त्र क्या है? बुलेट ट्रेन की योजना सिर्फ पैसेंजर्स को जल्दी पहुंचाने तक सीमित नहीं है। इसका असली खेल है हमारे रेल नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ाना। अच्छा। जब आप यात्रियों के लिए अलग से एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनाते हैं, तो क्या होता है? शायद पुरानी पटरियों पर भीड़ कम हो जाएगी। बिल्कुल। पुराने रेल नेटवर्क पर मालगाड़ियों के लिए जगह खाली हो जाती है। और जब आप इसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ मिलाकर देखते हैं, तो तस्वीर साफ हो जाती है। अभी भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो विकसित देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। मतलब हमारे यहाँ कारखाने से बंदरगाह तक माल पहुँचाना महंगा भी और धीमा भी। एकदम सही। और जब माल ढुलाई महंगी होगी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे प्रोडक्ट महंगे होंगे।
तो फिर विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कारखाने लगाने से हिचकिचाएंगी। यही इसका मुख्य मैकेनिज्म है। जब बुलेट ट्रेन और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है, तब भारत ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाता है। ओहो, अब मैं डॉट्स कनेक्ट कर पा रही हूँ। विदेशी निवेश आता है, बड़े कारखाने लगते हैं, जिसे हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब कहते हैं। और जब यहाँ बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो करोड़ों रोजगार पैदा होंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जीडीपी में तेजी से उछाल आएगा। स्रोत के अनुसार यही वो रास्ता है जो भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक ले जाता है। ये तो एक बहुत ही स्पष्ट चेन है। बुनियादी ढांचा लॉजिस्टिक्स को सस्ता करेगा, सस्ता लॉजिस्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा और मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था को टॉप 3 में ले जाएगी। बिल्कुल, लेकिन इसी चेन में एक और बहुत ही दिलचस्प वादा है। 2036 में ओलंपिक होस्ट करने के लिए बिड लगाना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यही सोच रहा था कि इस पूरी आर्थिक चर्चा के बीच में इस खेल आयोजन का क्या काम है? देखिए, वैश्विक मंच पर ओलंपिक केवल खेलों का महाकुंभ नहीं होता। तो क्या होता है? यह भू राजनीति और आर्थिक शक्ति का एक रणनीतिक प्रदर्शन होता है। अगर हम इतिहास पलट कर देखें तो 1964 का टोक्यो ओलंपिक हो या 2008 का बीजिंग ओलंपिक, इन आयोजनों ने दुनिया को एक संदेश दिया था कि ये देश अब विकासशील नहीं रहे बल्कि विकसित होने की दहलीज पर खड़े हैं। 2036 के ओलंपिक बिड का स्रोत में जो जिक्र है वो भारत की उसी कमिंग आउट पार्टी या ग्लोबल शोकेस की तरह है। मतलब ये आयोजन दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को ये दिखाने का मौका होगा कि भारत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकता है, लाखों विदेशी मेहमानों को संभाल सकता है और एक सुरक्षित आधुनिक माहौल दे सकता है। और एक बात और, ओलंपिक के आयोजन के लिए मेजबान शहर में जो भारी निवेश होता है ना, नए सड़कें, स्टेडियम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ, वो तो बहुत बड़े पैमाने पे होता है। वो निवेश अपने आप में अर्थव्यवस्था को एक नया बूम देता है। ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो देश के भीतर निर्माण क्षेत्र को तेजी देता है और बाहर भारत की ब्रांड वैल्यू को स्थापित करता है। तो अगर हम मंगेश बनीबाई काशीराम रेपाल द्वारा साझा किए गए इस मैनिफेस्टो स्रोत को देखें तो एक बड़ी स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। बिल्कुल आती है। इस पूरे दस्तावेज को हम मुख्य रूप से 3 परतों में बांट सकते हैं। सबसे पहली परत है स्ट्रक्चरल या ढांचागत, जहां वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए देश के प्रशासनिक और कानूनी नियमों में एकरूपता लाई जा रही है। और दूसरी परत है ग्रास रूट लेवल की, जहां महिलाएं को बुनियादी जरूरतों से मुक्त करके सीधे राजनीतिक भागीदारी तक ले जाने की योजना है और किसानों के लिए एमएसपी के जरिए आर्थिक सुरक्षा का जाल बिछाया जा रहा है। और तीसरी और आखिरी परत है ग्लोबल, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और बुलेट ट्रेन के जरिए लॉजिस्टिक्स को सुधार कर देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और ओलंपिक जैसे आयोजनों से खुद को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। एकदम से ही।